हेलो एंड वेलकम। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे या अच्छे होने का नाटक कर रहे होंगे। बहुत दिनों के बाद मैं फिर से वीडियो लेके आया हूँ एसिड एंड बेस सॉल्ट का। वन शॉट में आपका ये पूरा टॉपिक ख़त्म होगा और इसके बाद एक और वीडियो आएगा जो कि एमसीक्यू से संबंधित होगा, जिसमें एमसीक्यू आपको पूरा इससे रिलेटेड कराया जाएगा, जो कि आपका आने वाला जो एग्ज़ाम है उसमें आपको बहुत मदद मिलेगा। तो चलिए लेट नहीं करते, वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है एसिड बेस एंड सॉल्ट। पहले बात करते हैं थोड़ी सी एसिड के, उसके बाद हम लोग इंडिकेटर वगैरह सबको देखेंगे। एसिड का मतलब क्या है, ये आया कहाँ से है? तो ये एक लैटिन वर्ड है। देखिए, अगर कुछ भी नहीं पता हो आपको तो ये हमेशा लिख दीजिएगा कि ये लैटिन वर्ड है। तो लैटिन वर्ड, कौन सा लैटिन वर्ड? तो एसिडस। एसिडस लैटिन वर्ड से आया है एसिड। तो हम एसिडस ही क्यों लिए, क्या मतलब था? तो एसिडस का मतलब होता है खट्टा यानी सार। ठीक है, एसिडस का मीनिंग होता है सार, मतलब खट्टा। इसीलिए जब आप प्रॉपर्टीज लिखेंगे एसिड का तो वहां पे आपको ये लिखना होता है, वहां पे आप लिखते हैं कि ये सार टेस्ट का है। ठीक है, अब बात करते हैं इंडिकेटर की। इंडिकेटर क्या है? कुछ लोग बोलेंगे कि सर वो एसिड और बेस को बताता है। तो सबसे पहले इंडिकेटर की बात कर रहे हैं, ना कि हम इंडिकेटर एसिड बेस चैप्टर के अंदर की बात करें। इंडिकेटर आपके घर में भी लगा होता है, स्विच बोर्ड में लगा होता है, रेड कलर का वो जलते रहता है तो ये बताता है कि लाइट है। इंडिकेटर आपके बाइक में भी लगा होता है, लेफ्ट की तरफ राइट की तरफ, ये बता, अगर इसको आप जला दिए तो ये पता चलता है कि लेफ्ट की तरफ आपको मुड़ना है। तो इंडिकेटर ये नहीं कि केवल एसिड बेस सॉल्ट वो है। इंडिकेटर किसी भी चीज को स्पेसिफाई करता है। तो इंडिकेटर इज समथिंग विच इंडिकेट अबाउट समथिंग, किसी चीज के होने का मतलब किसी चीज के होने को बताता है इंडिकेटर। ठीक, अब हम बात करते हैं इंडिकेटर किसमें, एसिड बेस चैप्टर के अंदर क्या है। तो एसिड बेस चैप्टर के अंदर जो इंडिकेटर है वो क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि किसी सब्सटेंस के नेचर को बताता है। ठीक है ना, किसी सब्सटेंस के नेचर को बताता है। तो टू स्पेसिफाई द नेचर ऑफ एनी सब्सटेंस, कैसा नेचर? तो उसका एसिडिक और बेसिक बिहेवियर के बारे में बात करता है। अब दो तरह का इंडिकेटर आपको पढ़ना है इसके अंदर, एक नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम उसको सिंथेसाइज करके हम लोग उसको लेबोरेटरी में बनाते हैं। नेचुरल क्या है, जो खुद मिलता है, लिटमस हो गया, कैबेज हो गया, टर्मरिक हो गया, ये सब सारा नेचुरल इंडिकेटर है जिसमें आपको लिटमस के बारे में पढ़ना है हम इस चैप्टर के अंदर में। उसके बाद सिंथेटिक इंडिकेटर में फिनोप्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, ये इंडिकेटर आपको पढ़ना है। ठीक है, एक और इंडिकेटर होता है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर ये स्मेल से संबंधित है ना। ये ओल्फैक्टरी मतलब स्मेल से रिलेटेड ये इंडिकेटर है। ठीक है, जिसमें स्मेल ये करके आप उसका पता लगाते हैं। चलिए, तो सबसे पहला लिटमस के बारे में बात करते हैं। लिटमस क्या है? एक पर्पल कलर का डाई है। लिटमस क्या है? एक पर्पल कलर का डाई है जो कि कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया है? एक प्लांट है जिसका नाम है लाइकेन। ये लाइकेन प्लांट किंगडम कौन सा है? थैलोफाइटा। ये एग्जाम में पूछता है, ध्यान रखिए। आपको यहाँ दिख रहा है ये लाइकेन प्लांट है ना। इसी से आप लोग क्या निकालते हैं? डाई निकालते हैं। तो इसका ओरिजिन क्या है? तो लाइकेन प्लांट। ये लाइकेन प्लांट किस किंगडम से ताल्लुक रखता है? तो थैलोफाइटा। और इसका कलर क्या होता है लिटमस का? तो पर्पल कलर्ड। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको दो और पढ़ना है, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन, है ना। हम लोग लिटमस को भी देखेंगे आगे कि लिटमस किसके साथ कैसा बिहेवियर शो करता है। तो लिटमस की अगर हम बात करते हैं, जैसे आपने पहले स्लाइड में ही देखा था कि लिटमस आप देख रहे हैं ये एसिड है। ब्लू लिटमस पेपर डाल रहे हैं तो ये कैसा हो जा रहा है? रेड, है ना। और ये रेड लिटमस पेपर डाल रहे थे, कैसा हो जा रहा है? ब्लू। किसके अंदर? बेस के अंदर। बेस में बी से बेस, तो बी से ब्लू, और तो एसिड में क्या हो जाएगा? रेड। आपके ऊपर अगर कोई एसिड डाल दे तो आप लाल हो जाइएगा। ठीक है, तो लिटमस के बाद अब मिथाइल ऑरेंज की बात करते हैं। तो मिथाइल ऑरेंज का ओरिजिनल कलर अपना ऑरेंज है। जब इसको एसिड में डालिएगा, ठीक है, तो एसिड में डालिएगा तो क्या हो जाएगा? ये रेड। और बेस में डालिएगा तो ये क्या हो जाएगा? येलो। और फिनोप्थिलीन का ओरिजिनल कलर क्या है? कलरलेस है। जब ये एसिड में डालिएगा तो ये कलरलेस रहेगा, और ये बेस में डालिएगा तो क्या हो जाएगा? पिंक हो जाएगा। और इसको डिटेल से समझते हैं।
ये आपको लिटमस हो गया, फिनोप्थलीन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, इसके न्यूट्रल कलर। लिटमस का आपको न्यूट्रल कलर क्या है, पर्पल। फिनॉल, फिनोप्थलीन मतलब फिनाइल से याद रखना है, वहां का उसका क्या कलरलेस है। मिथाइल ऑरेंज नाम से ही क्लियर है, इसका कलर क्या है, ऑरेंज है। अब हम देखते हैं एसिड के साथ कैसा बिहेवियर है। मतलब एसिड के साथ बिहेवियर कैसा, कहने का मतलब क्या, अगर कोई सॉल्यूशन एसिडिक है, इसमें लिटमस पेपर डालेंगे तो क्या होगा, इसमें फिनोप्थलीन डालेंगे तो क्या होगा, इसमें मिथाइल ऑरेंज डालेंगे तो क्या होगा। ये चीजों को हम लोग को इसके अंदर देखना है। तो एसिड के अंदर क्या होगा कि रेड कलर का शो करेगा। मतलब अगर ब्लू लिटमस पेपर डाल रहे हैं तो ये रेड कलर का लिटमस शो करेगा, ठीक है ना। तो फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है, रेड। फिनोप्थलीन की बात कर रहे हैं तो फिनोप्थलीन क्या है, कलरलेस, ठीक है, कलरलेस है। तो मतलब एसिड के साथ क्या बिहेवियर करेगा, कलरलेस करेगा। अब याद रखने के लिए क्या है, इसका याद रखिएगा कि कोई लड़की आई, आपका मान लीजिए शॉप है ना, किराने का शॉप है, परचून का शॉप है, तो वहां पे क्या है, आपको ये लेने आई फिनॉल, फिनाइल एक्से। अगर लड़की लेने आ रही है तो आपका लड़की, सुबह से आपको क्या दिख रहा है, लड़का दिख रहा है, मतलब एसिड दिख रहा है, तो आपका चेहरा उतरा हुआ, मतलब कलरलेस है, जो पहले था कोई चेंज नहीं आया। लेकिन जैसे ही लड़की आपको दिखी तो आपका चेहरा कैसा हो गया, लड़की का मतलब पिंक, तो आपका चेहरा भी पिंक पिंक हो गया। तो आप उसको क्या दिए, खुशी होकर उसको फिनाइल, सबको पॉलीथीन में देते थे, उसको थैला में दे दिए, तो यानी फिनोप्थलीन, वैसे याद रखना है। मिथाइल ऑरेंज का नाम से कलर है क्या, ऑरेंज, और एसिडिक बिहेवियर सेम लिटमस के तरह, तो इसके अंदर भी रेड, और बेसिक बिहेवियर क्या होगा इसका, येलो हो जाता है। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, 3-4 सॉल्यूशन दे देगा और पूछेगा इसके साथ लिटमस के साथ कैसा बिहेवियर, फिनोप्थलीन के साथ कैसा बिहेवियर, मिथाइल ऑरेंज के साथ कैसा बिहेवियर है। तो आपको ये सबसे पहले देखना है जो सॉल्यूशन दिया जा रहा है वो कैसा नेचर का है, एसिडिक नेचर का है कि बेसिक नेचर का है। तो जैसा नेचर का होगा, मान लीजिए KOH की बात करें, NOH की बात करें, तो दोनों क्या है, बेसिक नेचर का है। तो बेसिक वाला बिहेवियर आपको शो करेगा। HCl, HNO3, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये दोनों एसिडिक नेचर का है, तो दोनों आपका एसिडिक नेचर वाला शो करेगा, है ना, ये वाला। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एसिड देखते हैं जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाता है, एंट स्टिंग, बी स्टिंग, नेटल स्टिंग। इस सब के अंदर एक एसिड पाया जाता है जिसका नाम है फॉर्मिक एसिड, किसी बुक के अंदर मिथेनोइक एसिड लिखा रहता है। तो एक्चुअली होता क्या है, ये HCOH फार्मूला है, इसका कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड, लेकिन इसका IUPAC नेम जो लिखेंगे एक कार्बन से है, तो इसलिए मिथ। और आपको पता है कार्बन कंपाउंड अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए जाके, वहाँ कैसे न्यूमेरिक लिखते हैं, एक कार्बन के लिए मिथ, तो मिथेनोइक एसिड बोलते हैं। इसलिए दोनों एक ही नाम है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद विनेगर, विनेगर का क्या होता है, एसिटिक एसिड CH3COH। अगर इसका हम IUPAC नेम देखें तो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का ईथ, यानी इथेनोइक एसिड। ठीक है, ये दोनों तो आप याद रखिएगा ही, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। उसके बाद एप्पल की बात करें तो एप्पल में हो गया मैलिक एसिड। टर्मेरिन मतलब इमली की बात करें तो उसमें टार्टरिक एसिड। टोमेटो यानी उसके अंदर ऑक्जेलिक एसिड। कर्ड या खट्टा दूध हो गया, अगर दूध खराब हो गया तो उसके अंदर लैक्टिक एसिड। ये चीजें ध्यान रखना है, ऊपर का 2-3 तो याद रखना ही रखना है, खासकर फॉर्मिक एसिड वाला और एसिटिक एसिड वाला। चलिए आगे देखते हैं। अब एसिड क्या है, हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लिए हैं। अब एसिड नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, ये गया घूमने, कहाँ, ककोलत वाटरफॉल। ठीक है ना, ककोलत वाटरफॉल मतलब बेसिकली वाटरफॉल में गया, ऐसा नहीं ककोलत ही, वाटरफॉल में गया। वहां पे इसको दिखा पानी, तो जब भी आप वाटरफॉल के पास जाइएगा आपको रहा नहीं जाएगा बिना उसके अंदर जाए। तो इस एसिड गया और पानी के अंदर चला गया, ठीक है, तो क्या हो गया, डिसोसिएट कर गया, टूट गया, मतलब H+ आयन उसमें से निकलना शुरू हुआ। अब ये जब पहली बार गया था पानी में तो ये अनस्टेबल हो गया, ठीक है ना। तो लोग इसको बोला कि एक बार और डुबकी लगाओ, तो एक बार और डुबकी लगा गया, तो H+ तो निकला था, फिर इसके साथ वाटर जुड़ गया, तब ये क्या बन गया, H3O+। अब इसको अब ठीक लग रहा है ना, अब इसको ठीक लग रहा है, मतलब स्टेबल हो गया। मतलब क्या याद रखना है भाई, कि जब एसिड को जब पानी में डिजोल्व करेंगे, व्हेन वी डिजोल्व एसिड इन वाटर, इट विल डिसोसिएट, है ना, टू फॉर्म H+ आयन। बट H+ आयन जो होता है वो अनस्टेबल होता है, दैट्स व्हाई इट कंबाइन विद H2O टू फॉर्म H3O+, दैट इज हाइड्रोनियम आयन। डायरेक्ट हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला पूछ सकता है, इसलिए ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो वही एसिड होगा। आगे आगे अगर क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि C2H5OH, इसके अंदर भी H है लेकिन ये एसिड क्यों नहीं है, तो कुछ भी बोल दे, सीधे बोल दिया एसिड नहीं है, तो आप उसका आंसर यही लिखेगा कि उसको जब पानी में मिलाइएगा तो H+ नहीं निकलेगा, जिसमें से H+ निकलेगा वो एसिड होगा, और जिसमें से H+ नहीं निकलेगा वो एसिड नहीं होगा। बस ये रीजन देना है केवल।
तो एसिड क्या है? इट इज अ सब्सटेंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर इट रिलीजेज वन और मोर देन 1 प्लस एच आयन। मतलब जब किसी सब्सटेंस को पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं और वो सब्सटेंस एक या एक से अधिक H प्लस आयन दे रहा है, तो वैसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। लेकिन हम अभी डिस्कस किए हैं कि 1H+ मतलब एक H प्लस जो होता है स्टेबल फॉर्म में नहीं होता है, देयरफॉर दीज एग्जिस्ट एज कैसे? H3O+ आयन, दैट इज हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना। अब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज आपने पहले ही देख लिया था, इसका सार टेस्ट है ना। उसका दूसरा प्रॉपर्टी की बात करें जो अभी आप डेफिनेशन लिखे वही कि गिव H+ आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। तीसरा आपको लिटमस बिहेवियर के बारे में लिख देना है कि ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, ठीक। चौथा फिनोप्थिलीन बिहेवियर को लिख देना है, तो कैसा शो करता है? कलरलेस शो करता है। पांचवा मिथाइल ऑरेंज के बारे में लिखना है, तो मिथाइल ऑरेंज में कैसा शो करता है? ये रेड शो करता था, ठीक है। ये इसका प्रॉपर्टी है। और आगे बढ़ेंगे तो ये सब कुछ आगे हमको पढ़ना है, तो अभी देखते हैं कि क्या आगे पढ़ें। तो जब एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। हम आगे इसका इक्वेशन भी देखेंगे, अभी ये प्रॉपर्टीज के अंदर लिख दिए हैं, सब कुछ आगे पढ़ना है। CO2 गैस तब रिलीज करेगा जब वो कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा, ठीक है ना। आपको अभी केवल समझ लेना कि आगे इसको समझेंगे तो आपको याद हो जाएगा आगे। जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देता है, ठीक है। ये इसका प्रॉपर्टी होगी। चलिए, अगर वीडियो थोड़ा तेज हो तो आप दोबारा ये करके देख लीजिएगा, रिपीट करके, क्योंकि ये वीडियो वन शॉट उन्हीं के लिए है जो एक बार पढ़ चुके हैं थोड़ा सा या थोड़ा सा रफली आइडिया है, तो एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बनाया गया है। तो क्वेश्चन ही आ गया कि आर ऑल हाइड्रोजन कंपाउंड्स आर एसिड? द आंसर विल बी नो। क्यों? पहले बता दिया, उसको पानी में डुबाइए और वो H+ दे दिया तो होगा, नहीं देगा तो नहीं होगा। तो वही लिखेंगे कि सारा हाइड्रोजन कंपाउंड जो है एसिड नहीं है। क्यों? क्योंकि जब उसको पानी में डिजोल्व करते हैं तो H+ आयन नहीं देता, और एसिड वही होता है जो H+ आयन देता है। पहला रिएक्शन की बात कर रहे थे हम लोग, मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, तो वही देखते हैं। Zn मेटल है, H2SO4 एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड है। मेटल यानी यहाँ रिएक्ट किया तो क्या बना? देखिए, ये H2 अलग हो गया, ये प्लस, SO4 माइनस, तो ये जिंक वाला प्लस में था तो प्लस माइनस के साथ जुड़ता है, तो ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस अलग हो गया। सेम चीज H+ है, Cl माइनस है, तो Zn फिर Cl के साथ चला गया, ZnCl2 प्लस H2, Mg MgSO4 प्लस H2। तो क्या दिखा कुल मिला करके? जब भी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे सॉल्ट बनेगा, दीज ऑल आर सॉल्ट, है ना, सॉल्ट बनेगा। और साथ साथ कौन सा गैस रिलीज होगा? तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। आगे देखते हैं, जब एसिड जो है कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, एसिड कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, तो आपने देखा कि कौन सा गैस रिलीज होता था? CO2। कैसे हो रहा है देखिए जरा। कार्बोनेट मतलब सोडियम कार्बोनेट लेते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट की जगह मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। जब ये HCl के साथ, पहले HCl के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो HCl के साथ रिएक्ट क्या बनाया? NaCl और साथ में वाटर प्लस CO2, वाटर प्लस CO2। अगर अब HCl के जगह पे अगर आप दूसरा गैस दूसरा एसिड ले लेते हैं H2SO4, तब क्या बनाएगा? तो NaSO4 सल्फेट बनाएगा, है ना, सोडियम सल्फेट। NaSO4 मतलब सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, ये सोडियम क्लोराइड, ठीक है, प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब या तो कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराएंगे या तो हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराएंगे। अगर HCl के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो क्लोराइड बन रहा है, अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट सल्फेट बन रहा है, ठीक है। तो मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड का रिएक्शन में सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है और CO2 बनता है। तो आपसे पूछता है कि कौन सा गैस CO2 गैस कब रिलीज होता है? जब मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा। तो चलिए आगे देखते हैं, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड आपसे क्वेश्चन पूछता है, मेटल नॉन मेटल में के अंदर पढ़ेंगे तो और डिटेल भी देखेंगे। ऐसे मेटल ऑक्साइड किस नेचर का होता है? तो ये बेसिक नेचर का होता है, ठीक है ना। मेटल ऑक्साइड किस नेचर का होता है? तो बेसिक नेचर का होता है। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये सारा क्या है? मेटल ऑक्साइड है। और ये मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट है, HCl H2SO4, तो क्या बनेगा? ये CaCl2 ZnCl2 ZnSO4, है ना, और वाटर अलग हो जाएगा, ठीक।
तो मेटल ऑक्साइड के साथ जब भी रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, मेटल ऑक्साइड जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा। ठीक है, ये कैल्शियम क्लोराइड हो गया, ये जिंक क्लोराइड हो गया, ये जिंक सल्फेट हो गया। ठीक है, बाकी ये तो पता ही है, जिंक ऑक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये सल्फ्यूरिक एसिड। अब बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की, क्योंकि हमारा जो अगला टॉपिक है रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, और यही टॉपिक पीछे हो जाता है। मतलब जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा। ठीक, देखिए जरा कोई एसिड का एग्जांपल ले लेते हैं, HCl, बेस ले लेते हैं NaOH, क्या बना जरा ध्यान से देखेंगे, H ये टूटेगा तो H प्लस और ये Cl माइनस, H प्लस Cl माइनस, यहाँ टूटेगा Na प्लस OH माइनस। तो क्या पता चला, अच्छा प्लस वाला माइनस के पास, ये वाला प्लस वाला माइनस के पास, तो NaCl बना प्लस H2O बना। ठीक है ना, तो जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करेगा तो वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस इट गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। आपने देखा ना, सॉल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, पता ही है। ये है सल्फ्यूरिक एसिड, ये हो गया सोडियम क्लोराइड, ये हो गया सोडियम सल्फेट। ठीक है, तो जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा, whenever acid react with base it will give salt plus water. This is the final equation. Moving to the next topic. ये तो अभी पढ़ ली रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। चलिए अब डिफरेंसेस की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की बात करते हैं। दोज एसिड विच कंप्लीटली डिसोसिएट टू गिव H+ आयन, मतलब जो पानी में पूरा डूब करके पूरा मिल गया और H+ पूरा से दिया तो उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है H+ देने के लिए उसको हम लोग बोलेंगे वीक एसिड। कुछ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड को देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछता है, आपसे 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से छांटने के लिए बोल देगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड, इसको हम फादर ऑफ द एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। HCl HNO3, सॉरी HCl स्ट्रॉन्गेस्ट है, फादर ऑफ एसिड H2SO। HNO3 सारा क्या है, HCl4 यानी परक्लोरिक एसिड, याद रखिए। ये HNO3 क्या हो गया, नाइट्रिक एसिड। HClO4 क्या हो गया, परक्लोरिक एसिड। HCl हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4 हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। कुछ वीक एसिड देख लेते हैं, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, H2CO4 ऑक्सैलिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, CH3COH एसिटिक एसिड। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कौन सा वीक है, कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है, ज्यादा चांस है। आगे देखते हैं। अब व्हाई इज कंसंट्रेटेड एसिड, व्हाई इज कंसंट्रेटेड एसिड added into water not water to the acid while preparing a dilute solution। सबसे पहले कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड होता क्या, उसके ऊपर बात जान लीजिए। कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड का साधारण भाषा में समझे तो प्योर, और ये हो गया मिक्सिंग। ठीक है ना, मतलब जो कंप्लीट होगा, मतलब केवल एसिड का मात्रा ज्यादा होगा तो वो कंसंट्रेटेड हो गया। जब इसमें पानी मिला दिए, है ना, जब पानी मिला हुआ है तब इसको क्या बोलते हैं, डाइल्यूट। ठीक, डाइल्यूटर देखे होंगे। ठीक है, तो पानी का मात्रा जब होगा तो डाइल्यूट हो गया, और जो ओरिजिनल होगा, ज्यादा एसिड का मात्रा हो उसमें तो बोले कंसंट्रेटेड। क्वेश्चन पूछा कि क्यों कंसंट्रेटेड एसिड के अंदर वाटर को नहीं मिला करके, व्हाई द कंसंट्रेटेड एसिड एडेड इनटू वाटर, मतलब वाटर के अंदर कंसंट्रेटेड एसिड, मान लीजिए वाटर है, इसमें हम एसिड मिलाते हैं। ठीक है, और एसिड के अंदर वाटर क्यों नहीं मिलाते, ये पूछ रहा है, एसिड के अंदर वाटर क्यों नहीं मिलाते हैं। हम क्या मिलाते हैं, वाटर के अंदर एसिड मिलाते हैं। तो इसका रीजन क्या है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वैसा रिएक्शन होता है जो हीट रिलीज करता है। जब आप एसिड के अंदर वाटर मिलाइएगा
तो बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट रिलीज होगा। समटाइम ऐसा क्या होगा, आपका जो बीकर है वो एक्सप्लोड कर जाएगा, वो फट जाएगा, ठीक है ना, एक्सेस हीट होने के कारण, और ये दुर्घटना हो सकता है। इसीलिए हम लोग पानी में थोड़ा थोड़ा करके एसिड डालते हैं और इसको स्टीयर करते रहते हैं, मिलाते रहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के कारण जब आप अगर एसिड में वाटर मिलाइएगा तो बहुत ज़्यादा हीट रिलीज करेगा और बीकर आपका ब्लास्ट हो सकता है और ये दुर्घटना हो जाएगा। चलिए, एसिड खत्म हो गया। अब लोग बात करते हैं बेस का। एसिड अगर क्लियर हो गया होगा तो बेस भी बहुत अच्छे आसानी से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसी से संबंधित रखता है। वहां पे हमारा क्या रिलीज कर रहा था, H+, तो यहाँ पे हमारा रिलीज करेगा OH-। तो क्या सर डिफिनेशन वही बनेगा? तो बिल्कुल वही बनेगा। मतलब कौन सा डिफिनेशन, कि वैसा सब्सटेंस जब उसको पानी में डिजोल्व करते हैं तो क्या देगा, OH- देगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो बेस है। तो कुछ बेस देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2 यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये नाम तो याद रखना ही रखना है, साथ में इसका कॉमन नेम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे हम सारे को हम सीखेंगे कैसे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। NaOH कॉस्टिक सोडा, KOH कॉस्टिक पोटास, CaOH स्लेक्ट लाइम खूब पूछा जाने वाला, MgOH2 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया खूब पूछा जाने वाला एंटासिड होता है ये, है ना। एंटासिड मतलब ऐसा चीज जो आपके पेट के एसिडिटी को कम करता है, जैसे इनो। काम शुरू सिर्फ 6 सेकेंड में। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया याद रखिएगा, MgOH2 दैट इज एंटासिड। तो आपको यूजेज अगर लिखना होगा, अगर इसका यूजेज लिखना है तो यूजेज में क्या लिख दीजिएगा कि एंटासिड के तौर पे यूज करते हैं। सिलिक लाइम आपको पता ही है क्या, व्हाइट वॉशिंग के तौर पे यूज करते हैं, ठीक है। डिटर्जेंट बनाने के लिए यूज करते हैं, बेकिंग सोडा केक बनाने के लिए यूज करते हैं। अब बीटर टेस्ट प्रॉपर्टीज की बात करें, बीटर टेस्ट होता है कैसा, छूने में होता है, सोपी नेचर का होता है, और जब पानी में डिजोल्व करते हैं OH रिलीज करता है। लिटमस टेस्ट पता ही है, रेड को ब्लू करता है। फिनोप्थलीन टेस्ट पता ही है, कैसा देता है, पिंक। आपको याद है थैला देख के, है ना, फिनोलिन आई थी लड़की, मिथाइल ऑरेंज येलो हो जाता है, ठीक है। रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड, और ये आपको याद होगा कि जो एसिड था वो मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, और ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। चलिए, अब पहला देखते हैं, मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है। जिंक है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जो इसको गर्म करेंगे तो ये क्या बनाएगा, सोडियम जिंकेट बना देगा, Na2ZnO2, और साथ में साथ हाइड्रोजन गैस। तो बच्चे के मन में क्लिक किया, बिल्कुल सही क्लिक किया, कि जब मेटल के साथ या तो एसिड या बेस कोई भी रिएक्ट कर रहा है तो एक गैस रिलीज हो रहा है, हाइड्रोजन, है ना, एक गैस रिलीज हो रहा है, हाइड्रोजन। और ये एग्जाम में पूछता है कि वन सिमिलरिटीज लिखिए, तो आपको यही लिखना है कि व्हेन एसिड और बेस रिएक्ट विद मेटल बोथ गिव्स हाइड्रोजन गैसेज, ये इसका सिमिलरिटीज है। दूसरा एग्जांपल है 2NaOH एल्युमिनियम वाटर, इसको मिला रहे तो सोडियम एल्यूमिनेट बन रहा है NaAlO2, ठीक। यहाँ लिखा हुआ है व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल इट रिलीजेस हाइड्रोजन गैस। आगे देखते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, मतलब अभी हम आपको बात की कि जो ऑक्साइड ऑफ मेटल रहता तो एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल है तो किसके साथ रिएक्ट करेगा, बेस के साथ। तो ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल कैसा नेचर का होता है, तो एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है ना। तो एसिड प्लस बेस, समझ गए, वेरी गुड। एसिड प्लस बेस क्या बनता था, सॉल्ट बनता था, और सॉल्ट के साथ वाटर बनता था। तो ये बेस हो गया, और ये क्या हो गया, नॉन मेटल ऑक्साइड हो गया। और ये कैसा नेचर का, एसिडिक नेचर का है। तो ये एसिडिक नेचर और ये बेसिक नेचर दोनों मिलके सॉल्ट बनाया, सोडियम कार्बोनेट और साथ में वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट और प्लस वाटर, कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर, ये क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड मिला। तो इसका अगर हम कंक्लूजन लिखें तो क्या लिख सकते हैं, कि बेस के साथ यदि नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है तो रिजल्ट क्या बना रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर। याद होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये नॉन मेटल ऑक्साइड क्या है, एसिड ही तो है, एसिड नेचर का है, एसिड ही तो है, बेस और एसिड मिलकर सॉल्ट बनता था, ठीक है जी। चलिए, अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस की। सेम चीज वही, जब कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा बेस देने के लिए तो स्ट्रॉन्ग, जब पार्शियली डिसोसिएट होगा तो ये बोलेंगे वीक। तो स्ट्रॉन्ग में NaOH KOH, NaOH का 14, ठीक है, और KOH का क्या होता है, अराउंड इसके पास ही होता है, ठीक है। फिर NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक बेस है।
MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, COH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जो पानी में अच्छे से डिजॉल्व हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं अल्कलीज भी, याद रखिएगा। जो पानी में जो बेस अच्छे से डिजॉल्व हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं अल्कलीज। यूजेज आपको पहले बता दिए थे, एंटासिड डिजाइनों को मैन्युफैक्चर करने के लिए और फायर एक्सटिंग्विशर में यूज करते हैं। ये सब चीज आपको यूजेज क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हम लोग आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे सारे का इंडिविजुअल यूज देखना है। चलिए यहाँ तक सबको क्लियर होगा उम्मीद करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब पीएच की बात करते हैं। अभी तक आप ये देख रहे थे कि कौन एसिड है कौन बेस है, लेकिन ये नहीं पता लगा पा रहे थे कि कौन कितना स्ट्रॉन्ग बेस है कौन कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो हमारे पास एक पीएच स्केल आता है ना। पीएच स्केल ये बताता है कि कौन कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन कितना बेस है। तो जब हम बात करें इस तरफ 0 से लेकर 14 तक ये स्केल होता है, 7 न्यूट्रल होता है। 7 के जितनी लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे 0 की तरफ बढ़ेंगे तो एसिडी प्रॉपर्टी बढ़ता जाएगा, 7 से 14 की तरफ बढ़ेंगे तो बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं स्टमक एसिड मतलब हमारे पेट के अंदर HCl होता है, उसका पीएच वैल्यू अराउंड 1.2 से लेकर 1.5 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का होता है आपको 10। एंटासिड देख रहे हैं स्टमक टेबलेट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का होता है 10। सोडियम हाइड्रोक्साइड NH4H का होता है आपको 14। ठीक है, ये कुछ चीजों का आप पीएच वैल्यू याद रखना है। तो जैसे अगर मान लेते हैं कोई 4, 5, 6, 7 आपसे पूछ दिया कि ये 4 अलग अलग बीकर है ABCD, इसमें अलग अलग सोल्यूशन डाला हुआ है। एक का पीएच 4 है, एक का पीएच 5, एक का पीएच 6, एक का पीएच 7 है। तो इसका पीएच वैल्यू के हिसाब से देखें हम तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन होगा, स्वाभाविक है 4। जितना कम पीएच उतना ज्यादा एसिड, जितना ज्यादा पीएच उतना ज्यादा बेस। ठीक है, कुछ पीएच को देख लेते हैं। स्टमक हमारे जो HCl है, स्टमक के अंदर जो HCl है उसका पीएच 1.2 से 1.5, ब्लड का 7.4। याद रखना है जी ये सब चीज जितना इसमें लिखा हुआ है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंटासिड यानी MgOH2 आपको बता दिए 10, सोडियम हाइड्रोक्साइड 14, लेमन जूस का 2.2 के अराउंड होता है पीएच। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट टूथ इनामेल से संबंधित, हमारा टूथ इनामेल जो ऊपर का व्हाइट कवर होता है वो उसको बोलते हैं टूथ इनामेल। वो हमारे बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट होता है और क्या चीज से बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से। ये तीनों चीज याद रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि व्हिच इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, दैट इज टूथ इनामेल। एंड टूथ इनामेल इज मेड अप ऑफ दैट इज कैल्शियम फॉस्फेट। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, Ca3PO4 होल ट्वाइस। ठीक है, Ca3PO4 होल ट्वाइस। टूथ डीके, अब टूथ डीके क्या होता है, दांत का खराब होना कब स्टार्ट होता है, जब हमारा पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाता है। जब हमारा पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाएगा तो हमारा दांत खराब शुरू हो जाएगा। मतलब हमारा जो माउथ का पीएच वैल्यू है अगर 5.5 से कम हो जाए तो ये दांत खराब होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, तो दांत खराब होगा कैसे, आप खाना खाए ब्रश नहीं किए, ठीक है, उसके अंदर कुछ फंसा रह गया दांत के अंदर, और वो रात में पूरा समय मिलता है कीड़ा को अटैक करने का, और धीरे धीरे आपका पीएच वैल्यू क्या हो जाएगा, घटता चला जाएगा। जैसे पीएच वैल्यू 5 पे कम हुआ तो ये कैसा नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होने लगता है, और एसिड के साथ कैल्शियम फॉस्फेट रिएक्ट करके उसको कोरोड कर देता है। ठीक है ना, एसिड का प्रॉपर्टी क्या है, कोरोड कर देता है। और बाकी ऐसे कैल्शियम फॉस्फेट इनसॉल्युबल होता है। आपसे अगर एग्जाम में आता है कि विच आर द फॉलोइंग विच इज ट्रू अबाउट कैल्शियम फॉस्फेट, उसमें अगर इनसॉल्युबल लिखा हुआ है तो वो ट्रू होगा, अगर सॉल्युबल लिखा हुआ है तो वो फॉल्स हुआ। क्यों, अगर सॉल्युबल होता तो आप खाना खाते तो आपके साथ आपका दांत भी चबा लिया जाता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, सॉल्ट की फैमिली के ऊपर बात करते हैं। ये सॉल्ट का फैमिली क्या है, परिवार किसको बोलते हैं, जिसका सेम कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी हो, है ना, उसी को परिवार बोलते हैं। तो सल्फेट, अब परिवार किस हिसाब से डिसाइड होता है, उस पे जो चार्ज है उसके हिसाब से, क्या कटायन के हिसाब से, अनायन के हिसाब से, किसी के हिसाब से। तो हैविंग कॉमन आयन, सेम आयन होगा, या तो कटायन सेम होगा या तो अनायन सेम होगा। और ये कटायन अनायन क्या है, ठीक है, तो आप जा रहे हैं बिल्ली रास्ता काट दी तो मतलब प्लस चार्ज, कैट आई यानी कटायन यानी प्लस चार्ज, तो दूसरा ऑब्वियस सी बात क्या हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज, है ना। सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, जिंक सल्फेट,
मैग्नीशियम सल्फेट। तो सबके आगे क्या लगा है, सल्फेट लगा है। तो आपको समझ में आ गया कि अच्छा सर ये सल्फेट फैमिली है। तो NaSO4 K2SO4, तो SO4 माइनस होता है, ये SO4 माइनस होता है ना, तो ये सल्फेट फैमिली माइनस है, ठीक है। तो ये सल्फेट फैमिली है, तो सल्फेट फैमिली किसका फैमिली हो गया, एनायन फैमिली हो गया, ठीक है। एक एग्जांपल हम लोग कटायन फैमिली का ले रहे हैं। सोडियम फैमिली की बात करें, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट। तो Na सब में Na है, सब में Na है, तो Na क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस मतलब कटायन, ये हो गया कटायन फैमिली। तो मतलब फैमिली किसको बोलेंगे सॉल्ट का, जब सेम, जब कॉमन आयन होगा, या तो कैटायन हो या तो अनायन हो। चलिए ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा, आई होप सो। क्लियर नहीं हो तो प्लीज एक बार वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं हो। आगे बढ़ते हैं, और इस वीडियो का जो नोट्स होगा आपको इसमें जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक भी डाल दिया जाएगा। इसके अलावा आपको मैथ्स का, फिजिक्स का, SST का, सबका वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वाई कॉमन साल्ट इज कंसीडर एज रॉ मटेरियल फॉर केमिकल। NaCl जो हमारा है वो कॉमन साल्ट है, कॉमन साल्ट बोलते हैं, टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, है ना। इसको हम लोग रॉ मटेरियल क्यों कंसीडर करते हैं, क्योंकि इससे हम, इस जो NaCl है इससे बहुत सारा केमिकल प्राप्त करते हैं। वी कैन ऑब्टेन मेनी यूजफुल सब्सटेंस बाय यूजिंग NaCl एज अ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल इसको NaCl को लेकर के हम बहुत सारा सब्सटेंस प्राप्त करते हैं, जैसे कॉस्टिक सोडा हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, है ना। तो कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला NaOH, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये हो गया इसके IPAC नेम। अगर फॉर्मूला की बात करें NaOH, NaCO3, NaCO3, CaOCl2, है ना। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला आपको याद रखना है, कि जितना है आपको सबका फॉर्मूला और कॉमन नेम याद रखना है। कॉस्टिक सोडा का नेम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर फॉर्मूला की बात करते हैं NaOH। बेकिंग सोडा की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है, नेम की बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट और NaCO3। बोले सर 2 बार नेम, तो ये हो गया आपका कॉमन नेम, घर का नाम, ये हो गया ऑफिस का नाम, ये हो गया उसका फॉर्मूला, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर की बात करते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट NaCO3, वॉशिंग सोडा बोलते हैं, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3, ठीक है, याद रखना है आपको। अब हम लोग को पढ़ना है, हमारा लास्ट अब सेशन चल रहा है, इसमें हम लोग को पढ़ना है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफरेंट सॉल्ट्स, जिसमें पहला है आपका सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। तो कॉस्टिक सोडा, अब एक ब्राइन सॉल्यूशन के बारे में जान लीजिए। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, तो पानी के अंदर NaCl का मिक्सचर, उसी को हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर 20% NaCl है का सॉल्यूशन है, इसको ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। जब भी ब्राइन सॉल्यूशन दिखे तो समझ जाइए कि 20% कम से कम उसमें NaCl मिला हुआ है, तभी उसको ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। उसके बाद 2 टर्म आता है, एक्वस और लिक्विड। हर जगह आप देखते होंगे स्टेट, वहाँ पे एक्वस और कहीं लिक्विड लिखा रहता है। एक्वस क्या है, एक्वस जब आपका सॉल्वेंट आपका क्या हो, लिक्विड हो। अब सॉल्वेंट क्या है सर, सॉल्वेंट की बात करते हैं। जैसे ये मान लीजिए आपका जग है, इस जग में पानी डाला हुआ है, ठीक है ना, और इसमें आप चीनी डाल रहे हैं, चीनी, तो जो मिला रहे हैं, जो मिलने के लिए तैयार है उसको सॉल्यूट बोलते हैं, और जिसमें मिला रहे हैं इसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं। और जो बनेगा, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जो मिला के बनेगा उसको बोलते हैं सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो जब भी आपका सॉल्वेंट पानी हो, जब भी आपका सॉल्वेंट पानी हो, तो उस सॉल्यूशन को हम लोग एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। लिक्विड तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। आप ऑयल में मिला दीजिए, या कोई भी चीज जिसमें पानी नहीं है, तो वो सारा क्या होगा, लिक्विड होगा। तो NaOH कैसे प्रिपेयर होता है, जब ब्राइन सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिसिटी से पास कराते हैं, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, है ना। ब्राइन सॉल्यूशन को जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो क्या होता है कि आपको NaOH प्राप्त होता है। तो क्या केवल NaOH प्राप्त हो रहा है, नहीं, साथ में क्लोरीन गैस भी हो रहा है, साथ में हाइड्रोजन गैस भी हो रहा है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस, क्योंकि क्लोरीन का फॉर्मेशन हो रहा है, अल्कली का फॉर्मेशन, अल्कली मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर रिएक्शन की बात करें तो सोडियम, ये सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, ये पानी है, क्योंकि दोनों का मिक्सचर ही है ना, तभी तो सोल्यूशन बनेगा। इसको इलेक्ट्रिसिटी पास कराए, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस किए, तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस बनेगा, ठीक है।
तो मान लेते हैं ये है कैथोड, ये प्लस ये माइनस, ये मान लेते हैं एनोड, इलेक्ट्रोड है, ये हो गया कैथोड। अब वहां पे कैटायन अनायन में कंफ्यूज मत होइएगा, कैटायन प्लस चार्ज होता है, कैटायन प्लस चार्ज होता है, लेकिन जो कैथोड होता है वो माइनस चार्ज होता है, ठीक है ना, इससे दोनों अलग चीज। कैटायन प्लस है तो एनोड क्या होगा, प्लस होगा, उल्टा यहाँ पे अलग है, इलेक्ट्रोड की बात अलग होता है। तो जो प्लस वाला होगा, प्लस वाला किसको बुलाएगा, माइनस वाला को, है ना, भले सरकार छूट दे दिया हो, लड़का लड़का लड़की लड़की बुलाती है, ठीक है ना, लेकिन ऐसे जनरली जो हमारा जो नेचुरल फिनोमिनन उसके हिसाब से प्लस माइनस को, अगर माइनस लड़के के लिए प्लस लड़का के लिए, माइनस किसको बुलाएगा, तो प्लस को बुलाएगा। सर बुलाएगा क्या बता रहे हैं हमको, फालतू चीज सिखा रहे हैं, फालतू चीज नहीं सीखिए, मतलब क्या बताना चाह रहे हैं, क्लोरीन पे माइनस चार्ज, तो ये क्लोरीन किस पे जाके डिपॉजिट होगा, वेरी गुड, एनोड पे। एच पे प्लस चार्ज, तो हाइड्रोजन किस पे जाके डिपॉजिट होगा, कैथोड पे, ठीक है ना, मतलब अच्छा सर, माइनस वाला है क्लोरीन इसीलिए वो एनोड पे डिपॉजिट हो रहा है, और प्लस वाला हाइड्रोजन वो कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो रहा है, वही हमने लिखा कि क्लोरीन किस पे डिपॉजिट हुआ, एनोड पे, हाइड्रोजन किस पे डिपॉजिट होगा, कैथोड पे, ठीक है। उसके बाद तो NaOH कहाँ गया सर, तो NaOH आपके कैथोड के नियर फॉर्म करेगा, उस पर डिपॉजिट नहीं होगा, उसके नियर जाके फॉर्म करेगा, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म नियर दी कैथोड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन समझ में आ गया, इसको कॉस्टिक सोडा ही बोलते हैं, ये फ्लेक के फॉर्म में होता है जनरली, देख रहे हैं ये फ्लेक टुकड़ा टुकड़ा छोटा छोटा है, ठीक है, चिप्स टाइप का समझ लीजिए। आगे इसका यूज देखते हैं, जो हमारे पास तीन चीज बना, NaOH, क्लोरीन, हाइड्रोजन, तीनों चीज का यूज क्या है। तो NaOH का यूज क्या है कि सोप और डिटर्जेंट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, पेट्रोलियम और वेजिटेबल को रिफाइन करने के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज करते हैं, क्लीनिंग एजेंट के तौर पर यूज करते हैं, कहाँ, मशीन और मेटल शीट्स के अंदर। उसी तरह क्लोरीन की बात करें तो वाटर ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स और डिसइंफेक्ट्स बनाने में यूज करते हैं, PVC बनाने में यूज करते हैं, साथ ही साथ ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज करते हैं। आगे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बनाएंगे तो वहां पे देखेंगे कि क्लोरीन का कैसे यूज होता है। हाइड्रोजन का यूज फ्यूल में यूज करते हैं, फ्यूल के तौर पे रॉकेट के अंदर, वाटर अमोनिया जहाँ भी हाइड्रोजन है वहां पे उसका यूज होता होगा, मैन्युफैक्चरिंग में HCl में यूज करते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर के। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, इसका कैसे होता है, तो सिलेक्ट लाइम, सिलेक्ट लाइम मतलब CaOH, अब ये सिलेक्ट लाइम बना कैसे, तो क्विक लाइम, CaO क्विक लाइम, है ना, फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे क्विक लाइम। क्विक लाइम में जब पानी मिलाते हैं ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, यानी सिलेक्ट लाइम, इसी को हम लोग बोलते हैं सिलेक्ट लाइम। आप चाहे तो एक लाइन इसको भी लिख सकते हैं। सिलेक्ट लाइम और क्लोरीन को जब रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा, ब्लीचिंग पाउडर। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि सिलेक्ट लाइम और क्लोरीन जो है दो मेन रॉ मटेरियल है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर से। आपको पता है सिलेक्ट लाइम कहाँ से आता है, कैल्शियम ऑक्साइड में जब पानी मिला देंगे तो सिलेक्ट लाइम इज फॉर्म्ड बाय एडिंग वाटर ऑन क्विक लाइम, है ना, क्विक लाइम मतलब CaO। और क्लोरीन गैस कहाँ से आता है, अभी देखे थे आप कि जब NaOH का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था तो वहां पे आपका क्लोरीन गैस प्राप्त हुआ, ठीक है, दोनों के मिलाने से क्या बना, ब्लीचिंग पाउडर और साथ में वाटर, ठीक है। इसका यूज तो ब्लीचिंग, अब पहले समझ लीजिए ब्लीचिंग क्या होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर नहीं है यहाँ पे, ब्लीचिंग प्रोसेस है, इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच कि कलर ऑफ एनी सब्सटेंस इज रिमूव, यानी उसको व्हाइट कलर बनाते हैं, वैसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग। तो किस चीज का ब्लीचिंग करेंगे, तो कॉटन एंड लाइनन इंडस्ट्री के अंदर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर, वुड पल्प का करते हैं, मतलब पेपर फैक्ट्रीज के अंदर व्हाइट पेपर बनाते हैं, फिर वास्ट क्लोथ को ब्लीच करते हैं लॉन्ड्री में, क्लोरोफॉर्म के मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करते हैं, ऑक्सीडाइज एजेंट के लिए के तौर पे यूज करते हैं लेबोरेटरी में, साथ ही साथ ड्रिंकिंग वाटर को फ्री फ्रॉम जर्म्स से दूर करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब बेकिंग सोडा की बात करें, बेकिंग सोडा क्या है, तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला आपको पहले याद होना चाहिए, NaHCO3, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग बेकिंग सोडा बोलते हैं, NaHCO3। तो ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन याद आ गया, वेरी गुड, NaCl का मात्रा 20% होगा वाटर में, तो हम लोग उसको बोलेंगे ब्राइन सॉल्यूशन। को जब अमोनिया के थ्रू पास कराते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो ब्राइन सॉल्यूशन NaCl प्लस H2O, दिस दोनों ने ब्राइन सॉल्यूशन, इसको अमोनिया के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट और साथ में अमोनियम क्लोराइड, ठीक है ना। क्योंकि ये स्टेप आपको इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि वॉशिंग सोडा में ये पहला स्टेप होगा, उसके बाद हम लोग हीट करेंगे तब हमारा
क्या बनेगा, वॉशिंग सोडा बनेगा। इसका यूजेस क्या करते हैं बेकिंग सोडा का, एंटासिड के तौर पे यूज करते हैं, केक बनाने में इसका यूज करते हैं, फल फ्री रहे, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए यूज करते हैं, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में इसका यूज करते हैं। तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में क्यों यूज करते हैं ये भी समझ लीजिए। इस टाइप का मान लीजिए ये फायर एक्सटिंग्विशर है, इसके ऊपर से दबाते हैं, ठीक है, यहाँ पे पाइप लगा हुआ है, तो प्रेशर इसके अंदर कैसे होता है, ये एक बल्ब है ना, शीशा का बना हुआ है, इसमें आप NaHCO3 डाल दिए और पूरा में क्या डाल दिए, एसिड मिला दिए, पूरा में एसिड मिक्स है। जैसे ही इसको दबाइएगा, नुकीला टाइप का होता है, ये दबाएंगे, इसको प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको फोड़ देगा, बल्ब को फोड़ देगा, शीशा को फोड़ देगा, इसमें से अब NaCO3 निकलेगा। तो मतलब पहले से एसिड था और सोडा निकलने लगा, मतलब NaCO3 निकलने लगा, ठीक है। तो जब दोनों बेस और एसिड रिएक्ट करता था, याद करिए, बेस मतलब सोडियम कार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्ट करता था, क्या बनाता था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता था, याद आया, वेरी गुड, अच्छा सर, हाँ अब समझ में आ गया। ये हाई प्रेशर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिलीज होता है और जहाँ पे आग लगता है वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसको दिखाइए और बुझने लगेगा। और ये वन सिंगल यूज होता है, एक बार फोड़ दिए दोबारा फिर से रिफिल करना होगा, फिर से बनाना होगा। चलिए, तो ब्राइन सोल्यूशन के साथ जब अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराएंगे तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा और सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा बनेगा। दो बना चुके हैं। बेकिंग सोडा के बाद हम लोग देखते हैं वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा मतलब Na2CO3 इंटू 10H2। तो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराए थे ब्राइन सोल्यूशन के साथ, ये तो रिएक्शन आपका क्लियर था। अब ये NaCO3 को क्या करते हैं, हीट करते हैं, गर्म किए तो क्या बना, Na2CO3 प्लस H2CO2, इसमें से पानी निकल गया, तो कैसा बन गया, एनहाइड्रस स्टेट में आ गया सोडा एस, ठीक है ना, ये एनहाइड्रस स्टेट में सोडा एस। अब इसको फिर से पानी में डुबा देते हैं, ठीक है। अब पानी में डुबाए कितना, 10 मोल, तो 10 पानी इस पे चिपक गया, Na2CO3 इंटू 10H2O, ये हो गया वाशिंग सोडा का फॉर्मूला, ठीक है जी। ये यहाँ तक तो पहले से क्लियर था। इसको हीट करिएगा तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बना, साथ में वाटर अलग हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर इसको फिर से पानी में डिजोल्व कर दी 10 मोल पानी में, तो ये 10 मोल पानी चिपक गया इस पे, इसको बोलते हैं वाशिंग सोडा। और जिसके साथ पानी लगा रहता है उसको एनहाइड्रेटेड स्टेट बोलते हैं, मतलब हाइड्रेटेड सॉल्ट भी बोलते हैं, जो आगे हम लोग थोड़ा सा एक झलक देखेंगे। वॉशिंग सोडा का यूज क्या होता है, तो वॉशिंग सोडा का यूज लॉन्ड्री में करते हैं, सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर में, डिटर्जेंट को मैन्युफैक्चरिंग के लिए, बोरेक्स बनाने, बोरेक्स मतलब जो घाव हो जाता है तो उसे पाउडर जो लगाते हैं बोरेक्स, पेंट, और ये पेपर पेंट के इंडस्ट्री के अंदर भी इसका यूज हम लोग करते हैं। चलिए, चौथा हम लोग बात करते हैं पांचवा प्लास्टर ऑफ पेरिस पे बात करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है, CaSO4 1/2H2। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, जब जिप्सम जिप्सम एक सब्सटेंस है, सीधे समझिए रॉ मटेरियल है, किसको बनाने के लिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया था। तो जिप्सम का ही फॉर्मूला याद रखना चाहिए, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2। तो जिप्सम का फॉर्मूला ये है, जब इसको हीट करिएगा तो कैल्शियम सल्फेट 2H2O क्या चीज में बन जाएगा, आधा और डेढ़ मिला के क्या हो गया, 2 हो गया, ऐसे रूप में बढ़ जाएगा। तो आधा CaSO4 के साथ रह जाएगा और जो डेढ़ है ये अलग हो जाएगा। किसी बुक में डेढ़ H2O भी लिखा होगा, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है ना। इसका कलर क्या होता है, व्हाइट होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज तो सबको पता है, मूर्ति जो रखते हैं आपके घर में वो सारा मूर्ति इसी से बनता है, एयर गैप्स को सील करने के लिए। आपका पैर अगर फ्रैक्चर हो गया तो उसको, या बोन फ्रैक्चर हो गया बेसिकली, तो उसको हम ये करने के लिए करते हैं। और चॉक्स बनाने के लिए, ब्लैक बोर्ड चॉक्स बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। फॉर्मूला याद रखेगा, जिप्सम का CaSO4 इंटू 2H2O और प्लास्टर ऑफ पेरिस का हाफ H2O हो जाएगा। चलिए, अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, ये लास्ट टॉपिक है हमारा इसका, ये बहुत अच्छे से समझ लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो वाटर एसोसिएटेड विद द क्रिस्टल्स ऑफ एनी सॉल्ट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, किसी भी सॉल्ट के क्रिस्टल के साथ अगर वाटर जुड़ा हुआ है तो उसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। और वैसे सॉल्ट जिसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है उस सॉल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर हाइड्रेटेड सॉल्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो CuSO4 इंटू 5H2O बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लू विट्रियोल का फॉर्मूला है इसका, याद रखिए, कॉमन ब्लू विट्रियोल होता है, इसका कलर ब्लू होता है, ठीक है ना। इसके अंदर भी पानी है। FeSO4 इंटू 7H2O, FeSO4 इंटू 7H2 आयरन 2 सल्फेट, लाइट ग्रीन कलर का होता है, इसका कलर पूछता है एग्जाम के अंदर कि फेरस सल्फेट का कलर बताइए। K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस इंटू 24H2O, ये पोटाशियम यानी फिटकिरी जो होता है उसको बोलते हैं पोटाशियम। इसका फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो वाटर क्रिस्टलाइजेशन क्या हो गया, वैसा क्रिस्टल किसी सॉल्ट का जिसके अंदर पानी कंटेंट होता है, पानी जुड़ा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं वाटर क्रिस्टलाइजेशन। और वैसा सॉल्ट जिसके अंदर वाटर क्रिस्टलाइजेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। ठीक है ना। तो ये सेशन आपका हो गया खत्म है। उम्मीद करते सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगे तो प्लीज शेयर करिए ताकि दूसरे को भी फायदा हो सके। और जो भी जिस तरह का वीडियो चाहिए आप प्लीज कमेंट में डालिए, और इसका पीडीएफ जो होगा आपको लिंक में डाल दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दीजिए, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और भी नोट्स चाहिए तो हमारा ऐप है केजे ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, उस पर जाके स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ आप वहां पे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।